हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, कोशिश है मेरी ये कि सूरत बदलनी चाहिए। ऐसी ही सूरतों को बदलने के लिए प्रयासरत प्रियंका बिस्सा आज हमारे साथ हैं। प्रियंका बिस्सा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपनी काबिलियत के दम पर इन्होंने अपनी पहचान स्वयं बनाई है और अपने माता पिता, संपूर्ण परिवार और पूरे राज्य का नाम न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में रोशन किया है। प्रियंका बिस्सा पिछले 10 सालों से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अपनी काबिलियत के दम पर ही इन्होंने 300 से भी ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जित किए हैं। इसके साथ ही इनके नाम जो सबसे बड़ी उपलब्धि अर्जित है वो है देश में युवाओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान एनएसएस प्रेसिडेंट अवार्ड 2019। इससे सम्मानित होकर प्रियंका ने पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का नाम पूरे देश में रोशन किया है। कर्मवीर चक्र से सम्मानित प्रियंका बिस्सा टेडेक्स स्पीकर भी हैं और अपनी ख्याति के दम पर ही आज छत्तीसगढ़ की बेटी के नाम से भी जानी जाती हैं। तो चलिए आज हम मुखातिब होते हैं प्रियंका बिस्सा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियंका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रियंका आज जो भी है, जिस भी मुकाम पर है, वहाँ तक आने में आपने किस किस तरीके से शुरुआत करी या आप किस तरीके से प्रेरित हुए? ऐसी कौन सी चीज़ थी कि आप आज इस मुकाम तक आ पाई? मेरा सफ़र तो हालांकि अभी भी कायम ही है, पर शुरुआत अगर मैं कहूँ तो मेरी स्कूली जीवन से शुरू हो चुकी थी। जब मैं गांव में और बस्तियों के बच्चों को देखा करती थी तब से मेरी शुरुआत हुई और आज ये दिन भी आया कि मैंने खुद की एक स्कूल भी खोली और उसमें बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया। कुछ समय बाद मुझे ये भी महसूस हुआ कि हमें महिलाओं को सशक्त बनाना है, तो आज हमारी 1000 महिलाओं की टीम है जो सशक्त भी हैं और शिक्षित भी हैं। तो इसी तरीके से मैं अपने सफ़र को और धीरे धीरे तरीके से लोगों को और जोड़ते जोड़ते पूरे देश और पूरे विश्व को एक साथ एक शांतिपूर्व और एक सशक्त रूप में आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने सफ़र को कायम रख रही हूँ। आपके नाम जो बहुत उपलब्धियां भी का भी जिक्र होता है, जब भी प्रियंका बिस्सा का नाम होता है तो प्रेसिडेंट एनएसएस प्रेसिडेंट अवार्ड का जिक्र अपने आप आ जाता है। वो अचीवमेंट जब आपको मिला तो उस वक्त मन में क्या अनुभूति थी? जानना चाहेंगे दर्शक हमारे भी कि उस वक्त आपके मन में क्या अनुभूतियाँ थीं और किसको वो समर्पित करती हैं आप अपने उस पुरस्कार को? जो पहली मेरे दिमाग में या मेरे दिल में जो बात चल रही थी वो ये सब चीज़ को समर्पित करने के लिए मैं अपने दादाजी को बहुत याद कर रही थी। क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं ना कि केवल एक व्यक्ति जब शिक्षित होता है तो उसकी पीढ़ी शिक्षित होती है, तो इसी का उदाहरण मेरे दादाजी हैं, स्वर्गीय राधेश्याम बिस्सा जी, जिन्होंने उस समय में पिलानी से 99% के साथ सिविल इंजीनियरिंग करी और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी पीढ़ी को शिक्षित किया। मेरी बूढ़ी बुआ मुझे भी शिक्षित किया और आज इस काबिल बनाया कि जितनी भी समाज की रूढ़िवादिता थी, जिसने कहा था कि आप प्रियंका को मत पढ़ाइए इतना, उनने उस चीज़ को लड़कर मुझे आगे पढ़ाया और पढ़ने के लिए प्रेरणा दी। तो उनको याद करते हुए मैं उनको ये चीज़ ज़रूर समर्पित करती हूँ। उसके साथ ही मेरे जितने भी साथी हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, जितने भी वो बस्ती के बच्चे हैं प्यारे प्यारे और औरतें हैं जिन्होंने मेरा आगे आकर समर्थन किया और वो खुद सशक्त होकर आगे बढ़ी, उन सभी की ये कलेक्टिव टीम एफर्ट्स है जिसका प्रतीक मैं करते हुए राष्ट्रपति भवन में एंटर हुई थी। तो मैं उन सभी को वहाँ महसूस कर रही थी, उनकी खुशी को महसूस कर रही थी और मैं मानती हूँ कि उन सभी की मेहनत का बस एक रिप्रेजेंटेशन मेरे तरफ से है। आप पिछले 10 साल से सामाजिक सेवा के कार्यों में सक्रिय हैं और वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। आप अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ भी सक्रिय हैं, आपके स्कूल में भी शायद उस तरीके के बच्चों को आप एजुकेशन देने का काम भी करती हैं। ये जो सेवा भाव है ये कहाँ से आया कि मुझे सेवा के क्षेत्र में उतरना है? जिससे कि मैं इसे कोई एक क्षेत्र नहीं मानती हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं एक जिम्मेदारी मानती हूँ जिसे आप और मैं हर एक व्यक्ति को इस तरीके से जिम्मेदार होना चाहिए। तो मैं केवल अपनी जिम्मेदारियों का जितना भी निर्वहन मेरे तरफ से हो सकता है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको बेहतर तरीके से कर सकूँ, क्योंकि यदि हम सभी ऐसे जिम्मेदार सिटीज़न नहीं बनेंगे तो हमारा देश, हमारा विश्व आगे कैसे बढ़ेगा और एक शांतिपूर्ण देश कैसे बनेगा।
तो मैं इसे सेवा को एक क्षेत्र नहीं मानती हूँ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रही हूँ। और मेरे अंदर ये भावनाएं तब आई जब मैं छोटी थी और अपने आसपास के लोगों को देखती थी कि वो ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। जो मैं शिक्षा अपनी बुक्स में पढ़ रही हूँ और व्यक्तिगत रूप में उसे होते हुए नहीं देख रही हूँ, तब मुझे ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं जो हम पढ़ रहे हैं वो और वास्तविकता में जो धरातल में स्थिति है उनमें जब मैं ऊंच नीच देखती हूँ, तब मुझे ये भावना आई कि इसमें एक संतुलन होना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वैसा ही हमें करना भी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति कोई सफ़र तय करता है तो उसमें कई सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, नकारात्मक चीज़ें भी होती हैं। तो आपके इस सफ़र में भी कुछ ऑब्स्टिकल्स, परेशानियाँ, दिक्कतें, परेशानियाँ पेश आईं या नहीं? मैं इन परेशानियों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद आज आप और मैं बैठे नहीं होते, बातचीत नहीं करते, और शायद ये राज्य मुझे अपनी छत्तीसगढ़ की बेटी नहीं बनाता। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ये आते ही हैं, पर मैं जो प्राथमिकता जिसको बताती हूँ कि ये प्राथमिक रूप से ये दिक्कत है, वो ये है कि आज भी कहीं ना कहीं हम जो महिलाओं को शिक्षा और महिलाओं को आगे बढ़ने और उनको सशक्त होने में जो लोगों की बातचीत रहती है, उनको कहीं ना कहीं दूर नहीं कर पाए हैं। तो वो एक ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा रहा। और साथ ही क्योंकि उम्र का भी तकाज़ा रहता है, हर कोई कहता है कि इतनी कम उम्र में यहाँ आपको उपस्थित नहीं होना चाहिए, तो उन सारी चीज़ें को तो रहता ही है। और कई लोग कहते हैं कि फाइनेंशियली हमको दिक्कत होती है, इसीलिए हम ये कुछ महत्वाकांक्षाएँ हैं उनको नहीं पाते हैं। तो उन सभी को जवाब देते हुए मैंने अपने आप को इतना सशक्त किया कि अपनी कॉलेज, अपना स्कूल, ये सब खुद स्थापित करके खुद के पैरों पर खड़े होकर ही आगे इन सब को किया है। तो मैं ये मैसेज भी इनको देती हूँ कि जितनी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अगर ये नेगेटिविटी नहीं होगी तो हमें पॉजिटिविटी के बारे में पता ही नहीं चलेगा। प्रियंका, आप काफ़ी लंबे समय से एजुकेशन सेक्टर में भी सक्रिय हैं और आप एक यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में आपने अपना खुद का स्कूल भी स्थापित किया है। क्या आपको नहीं लगता कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिसमें कि हमारा राज्य अभी देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है? देखिए, मैं किसी सरकार को पर आते या केंद्र सरकार पर आने से पहले मैं सबसे पहले जिम्मेदारी यहाँ पे रहने वाले सभी सिटीजन्स को देना चाहूँगी, क्योंकि ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगर शिक्षित होने के लिए अच्छी स्कूलों में नहीं जाएंगे, अगर सरकार ने स्कूल स्थापित भी कर दिया और बच्चे वहाँ नहीं पढ़ने जाएंगे, तो वो अच्छी शिक्षा का मायने रखेगा नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हमारे खासकर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में कि जितने बच्चे हैं, जितने ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं, उनको शिक्षा के बारे में, उसके कितने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में हम उनको बताते हुए उनको थोड़ा सा और जागरूक करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि एक डिजिटल माहौल आ चुका है, ऑनलाइन शिक्षा का समय आ चुका है, तो हर घर तक शिक्षा को पहुँचाने के लिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम ऑनलाइन को किस तरीके से हर एक घर पर पहुँचा सके, उसके लिए हम कुछ सर्वर को डेवलप करवा सकते हैं, जिसके तहत बिना इंटरनेट के भी वो सुविधाएं उनको पढ़ने के लिए मिल सकती है। तो एक छोटा सा सुझाव है, शायद इस तरीके से हम शिक्षा को डोर टू डोर पहुंचा सकते हैं। दूसरी एक बात आती है प्रियंका, एम्पावरमेंट की। हम बोलते हैं सशक्त होने की, हम बोलते हैं महिला सशक्तिकरण की, हम बोलते हैं निचले तबके, वंचित तबकों के सशक्तिकरण की। तो सशक्तिकरण के क्या मायने हैं आपके लिए? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, तो वो केवल बातों से नहीं होती है या केवल लड़ने से नहीं होती है, तो पहले उसके लिए काम करना दोनों हाथों से ज़रूरी होता है। तो मेरे लिए सशक्तिकरण का जो पहला मैं अगर बात करूँ तो वो यही होगा कि जो भी कला उन्हें आती हैं उसके बारे में वो किस तरीके से व्यापार कर सकते हैं, किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में, आर्थिक रूप से उसमें कैसे मुनाफा हो सकता है, उसको मैं सशक्तिकरण मानती हूँ। दूसरी चीज़ की जब हम बात कर रहे हैं सशक्तिकरण की और डेवलपमेंट की और यूथ और सभी तबकों की बात करते हैं, तो निचले तबकों को ये बहुत ज़रूरी होगा कि वो अपने आप को अंडर प्रिविलेज के जो लाइन होती है उसको ऊपर उठकर अपने आप को ऐसा व्यक्तित्व स्थापित करे जो अपने आप को बोल सके कि मैं सशक्त हूँ और मुझे अब अंडर प्रिविलेज कहलाने का मन नहीं है। तो जब तक वे व्यक्ति अपने आप को ये बोलना नहीं बंद करेंगे कि मैं गरीब हूँ, मैं निचले तबके का हूँ, तब तक ये समस्या कायम रहेगी। इसीलिए ज़रूरी है कि सेल्फ डेवलपमेंट
जिसका मैं एक आपको उदाहरण भी पेश करना चाहूँगी कि जो हमारे समूह की महिलाएं हैं वो सभी हैंडीकैप्ड हैं, और हम कभी भी किसी से ऐसा हैंडीकैप से परिचय होता है या उनके बारे में न्यूज़ भी आती है तो हमेशा ये लिखा जाता है विकलांग औरतों द्वारा ये समर्पित या बनाया गया है। तो आज उनके अंदर इतना सेल्फ डिसिप्लिन या बोल सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट आ चुका है कि वो अपना नाम लेके कहते हैं कि हाँ ये मेरे द्वारा कहा बना गया है, ये प्रियंका द्वारा बना गया है, ना ही कोई दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति के द्वारा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को किस तरीके से अपनाते हैं उसी के ऊपर आधारित है ये सशक्तिकरण। अगर आप अपने आप को सशक्त ही नहीं मानते हैं तो कितना भी कोई आपको सशक्त बना ले आर्थिक या मानसिक रूप से भी, पर ये जो समस्या है वो कभी दूर नहीं हो सकती। प्रियंका, आप पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, और इसमें भी आपका बहुत, आप खुद भी एक युवा हैं और युवाओं के बीच में आपने काफ़ी काम किया है। तो युवाओं के बीच में काम करते हुए आपको अपने विचार से क्या लगता है कि आज हमारा जो युवा है, देश का युवा, चाहे वो हम प्रदेश की बात करें या पूरे देश के युवा की बात करें, कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा भ्रमित सा महसूस करता है। तो वो जो एक कमी है उसको हम बोल सकते हैं, आपने भी फेस की होगी, आपने भी फील किया होगी, हाँ कहीं ना कुछ तो कमी है जिसको दूर करना है। तो वो कैसे दूर की जाए, इसके लिए प्रियंका बिस्सा खुद एक युवा के तौर पर क्या सोचती है, या प्रियंका के मन में यदि कभी कुछ ऐसा आया होगा तो उसने खुद कैसे दूर करने की कोशिश करी? तो वही कुछ आप अपने शब्दों में बताएं ताकि हमारे जो युवा दर्शक हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे और अपने अंदर उस कमी को दूर करने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि युवा आज का भ्रमित होता है, तो और मैं समाज सेवा के अगर क्षेत्र से व्यक्तिगत रूप से मैं अगर बात करूं तो मैं इसे कह सकती हूं, क्योंकि इसका एक कारण ये भी है जो मैंने महसूस किया है, वो ये है कि समाज सेवा को एक प्रतिस्पर्धा के रूप में कहीं ना कहीं मैं अपने समाज में स्थापित होते हुए देख रही हूँ, जो कि एक आने वाले समय में भी और वर्तमान में भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने उभर कर आ सकता है। तो इसी को देखते हुए बच्चे आजकल सेवा करना चाहते हैं, बट उनके अंदर एक महत्वाकांक्षाएं होती है कि उससे उन्हें कोई अवार्ड को अचीव करना होता है या उससे उन्हें कुछ ऐसे मुकाम में पहुंचना होता है जिसके सीढ़ी को मानते हुए वो समाज को रखते हैं। तो जब ये दिमाग में उनके आ जाता है तो एक सबसे बड़ा भ्रम पैदा वो अपने आप कर लेते हैं कि वो समाज को, सेवा को एक प्रतिस्पर्धा मान लेते हैं। तो वो एक मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं में आजकल के युवा में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। दूसरा मैं बताना चाहूँगी आपको उनके करियर के बारे में कि जब कोई भी युवा अपने भविष्य, करियर के, प्रोफेशन के बारे में जब सोचता है तब वो ये अलग अलग विचार रखता है कि कहाँ से मैं ज़्यादा आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो सकता हूँ, पर वो ये नहीं सोचता है कि वो जिस प्रकार की शिक्षा कर रहा है उस प्रकार की वो कार्य कर सकता है। तो जब शिक्षा का चयन करने का मामला आता है तब वो ज़्यादा भ्रमित होता है। और इसमें मैं अपने आप को भी एक बताना चाहूँगी कि मैं साइंस और कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ, पर मैं अभी फ़िलहाल एक आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। मैं हमेशा से लॉ करना चाहती थी, पर 12th के समय मैं भी एक तरीके से दिमाग में मेरा भी भ्रम था कि मैं बड़े से बड़े कॉलेज में जाना चाहूँगी, और किन्हीं कारणोंवश, क्योंकि दिल्ली में महिलाओं सुरक्षा को काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है, तो मुझे वहाँ नहीं भेजा गया। और मैं जब यहाँ पढ़ी तो मैंने आर्ट्स के ही सब्जेक्ट्स लिए। तो मैंने जो चीज़ें पढ़ाई की मैंने उस चीज़ को अपने व्यक्तिगत रूप में भी और अपने जीवन शैली में, अपने प्रोफेशन में उनको ढाला। तो यही एक चीज़ मैं सारे युवाओं को कहना चाहूँगी कि इसे अभी आप भ्रमित ना हो, जो आप पढ़ रहे हैं उनको अपने जीवन शैली में उतारने की कोशिश करें, तभी वो आपकी शिक्षा सफल हो पाएगी और सही मायने में आप शिक्षित कहला पाएंगे। क्योंकि लिटरेट और एजुकेटेड में बहुत फ़र्क होता है, पढ़े लिखे बहुत होते हैं पर असल रूप में शिक्षित कम होते हैं। तो हमें सही रूप में एक शिक्षित समाज को अगर स्थापित करना है तो युवाओं के अंदर ये जो भ्रम है, पहला जो कि समाज सेवा को प्रतिस्पर्धा के रूप में मानना, दूसरा अपने करियर का चयन करते वक्त उनके अंदर जो कई सारे सवाल खड़े होते हैं और उसका सही जवाब ना ढूंढ पाना, तीसरा कि ऐसी महत्वाकांक्षाएं जो कम समय में ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा ख्याति प्राप्त करना, इस तरीके के कुछ भ्रम हैं। और आज सोशल मीडिया का दौर है, तो जितना ज़्यादा कोई फेमस होता है उतना ज़्यादा उसका
बोल सकते हैं जितना ज़्यादा कोई फेमस होता है उतना ज़्यादा उसकी बातों का इन्फ्लुएंस होता है, तो हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, पर उसके पीछे क्या मेहनत होनी चाहिए, आपको किस तरीके का इन्फ्लुएंस आपके समाज में करना चाहिए, उसके ऊपर जो काम रहता है उस काम को करने के लिए वो भ्रमित हो जाता है और वो अलग अलग तरीके के कार्य करने लगता है, जिसमें कि क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। तो इस तरीके से युवा हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपने आप को जो संतुलित रखना चाहिए उसमें वो भ्रमित होकर ऐसे जगहों पर पहुंच जाता है जहां पे उसे नहीं होना चाहिए। और ये सब चीज़ें मैं कहती हूँ कि सेल्फ कंट्रोल से आता है, क्योंकि जो चीज़ मैंने की है वही चीज़ मैं आपको भी बता रही हूँ। प्रियंका, अब तक का आपका सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और आपने बहुत सारी उपलब्धियां भी अर्जित की हैं। आप हमारे प्रदेश के और पूरे देश के लाखों युवाओं के लिए, खासकर से बालिकाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। आने वाले 10 समय में आज की प्रियंका बिस्सा, या मैं इसको अगर और थोड़ा पीछे ले जाऊं, आज से 10 साल पहले की प्रियंका बिस्सा, आज की प्रियंका बिस्सा और आने वाले 10 साल में प्रियंका बिस्सा क्या होगी? ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था मेरे लिए, क्योंकि 10 साल पहले की प्रियंका बिस्सा को मैं अगर यहाँ पे आप सामने रखूँ तो शायद वो एक बहुत ही संकोची लड़की होगी जो इतने अपने भावों को इतने स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाएगी, इतनी सारी चीज़ों से लड़ नहीं पाएगी, पर हाँ वो कलाओं और उन सभी क्षेत्रों में बहुत निपुण रहेंगी और बहुत आगे रहेगी, पर अपने आप को व्यक्त करने में वो कहीं ना कहीं संकोचित रहेगी। तो आज की जो प्रियंका बिस्सा है वो बेबाक तरीके से अपनी बात को रखती है और एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ें उसने सीखी है, वो ये है कि कुछ नहीं से कुछ सही। तो उसी भाव को रखते हुए मैं हर कार्य करती हूँ और हर रोज़ ये कोशिश करती हूँ कि मैं आज ये कुछ नया सीख रही हूँ, आज मैं और आगे बढ़ रही हूँ। मैं केवल छत्तीसगढ़ की बेटी नहीं हूँ, मैं भारत की बेटी बन रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि मैं एक इंडियन यूथ आइकॉन बनी हूँ तो मुझे एक जिम्मेदारी महसूस होती है कि आज की प्रियंका के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं जो वो करती हैं। और आने वाले 10 सालों में मैं अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति मानती हूँ जो आज से हर चीज़ में बहुत बेहतर हो और हर क्षेत्र में उतनी ही एक्टिव हो जितनी आज है। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं किसी एक क्षेत्र में रहकर समेटे नहीं जा सकती। मैं कला में भी हूँ तो मैं डांस में भी हूँ, मैं सामाजिक क्षेत्र में भी हूँ तो मैं एक शोधकर्ता भी हूँ, तो मैं वैसे ही बनी रहना चाहूँगी और पूरे विश्व भर में ज़रूर अपने बातों को प्रचार प्रसार करना चाहूँगी। प्रियंका, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सब कुछ नहीं तो थोड़ा ही सही। यदि थोड़ा ही सही तो आगे चलकर सब कुछ सही होगा ही। आपके इस व्यक्तित्व को यदि मैं कुछ लाइनों में व्यक्त करना चाहूँ तो सिर्फ मेरे जहन में सिर्फ यही लाइनें आती हैं कि असफलता है एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती और आपकी ये कोशिशें आपको कभी हारने भी नहीं देंगी। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे आज विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।